मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सह-आचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर से प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटिश संसद में कॉमन सभा का स्पीकर विषय पर चर्चा करेंगे। कॉमन सभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। उसका पद एक ऐतिहासिक पद है। उसका अस्तित्व सन 1336 से चला आ रहा है। सर थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर बने थे। उन्हें स्पीकर इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभ में केवल उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था। प्रारंभ में कॉमन सभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी। यह कानून बनाने वाली संस्था न थी। उस समय कॉमन सभा की तरफ से उसका अध्यक्ष सम्राट के सम्मुख बोलने का काम किया करता था। उस समय कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यदि सम्राट अप्रसन्न हो जाता था तो स्पीकर को कोई भी दंड दे सकता था। स्पीकर के पद का विकास सन 1776 से इस पद का आधार उपलब्ध है। यह पद ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानूनविद्ता ही धारण करते थे। सर थॉमस मोर, सर एडवर्ड कॉक सदन के प्रसिद्ध अध्यक्ष हो चुके हैं। स्टुअर्ट युग में जबकि संसद तथा क्राउन का संघर्ष चलता था, उस समय स्पीकर को कूटनीति से काम लेना पड़ता था। उदाहरण के लिए विलियम लैंथन उस समय सदन का स्पीकर था, जबकि सम्राट चार्ल्स प्रथम सदन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक लेकर सदन में आ गया। स्पीकर की कुर्सी की तरफ निगाह करके सम्राट ने पूछा कि क्या वे 5 सदस्य सदन में हैं? लैंथन सम्राट के पैरों में गिर गया। उसने कहा कि इस स्थान में सदन की इच्छा के अतिरिक्त मैं न तो कुछ देख सकता हूँ न कह सकता हूँ। ऐसी गंभीर स्थितियों में धीरे धीरे स्पीकर की स्थिति सुधरती गई। स्पीकर का निर्वाचन प्राचीन काल में ही राजा ही स्पीकर की नियुक्ति करता था, परंतु धीरे धीरे सदन ने अपने अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया और स्पीकर का निर्वाचन प्राय सर्वसम्मति से होता है। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, वह प्राय तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता है जब तक उसकी कार्य करने की शक्ति रहती है। सरकारें बदल जाती है पर अध्यक्ष प्राय नहीं बदलता। अध्यक्ष पद के लिए प्राय संघर्ष नहीं होता। उसके लिए साधारणतः एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है। प्रधानमंत्री तथा विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल तथा प्रतिपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो। इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है तो सदन के साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है और एक अन्य साधारण सदस्य ही उसका अनुमोदन करता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि सदन की औपचारिक रूप से पुरानी परंपरा बनी रहे कि स्पीकर का चुनाव सदन ने किया है, न कि सरकार ने। इसके बाद सदन उस व्यक्ति को निर्विरोध चुन लेता है। तदुपरांत सम्राट उस व्यक्ति को अपनी सहमति प्रदान कर देता है, जिससे सदन चुन लेता है। इस प्रकार स्पीकर की नियुक्ति के बारे में 2 परंपराएं प्रसिद्ध है। स्पीकर पद का निर्वाचन एक मत से निर्विरोध होता है तथा एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। स्पीकर का वेतन। स्पीकर को 1,11,315 वार्षिक वेतन पौंड मिलता है। रहने के लिए सरकारी निवास मिलता है। सेवानिवृत्त होने पर वार्षिक पेंशन दी जाती है। उसे लोकसभा का सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद वह जीवन भर लोकसभा का सदस्य रहता है। स्पीकर का निर्दलीय होना। ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा विकसित हो चुकी है। स्पीकर एक बार निर्वाचित होने के बाद दलगत राजनीति संन्यास ले लेता है। सार्वजनिक रूप से
कोई भी दलगत राजनीतिक चर्चा नहीं करता, न भाषण द्वारा न लेख द्वारा ही। आम निर्वाचन के समय भी जबकि वह स्वयं प्रत्याशी हो, वह न तो भाषण देता है न ही प्रचार करता है। वह सक्रिय राजनीति से दलगत राजनीति से ऊपर रहता है। स्पीकर का गौरवमय पद। स्पीकर का पद गौरवपूर्ण और शान शौकत का है। उसका आसन इतना पवित्र और गरिमामय माना जाता है कि राजा तक उसका सम्मान करता है। स्पीकर को सबका सम्मान प्राप्त होता है और उसके अधिकार को सभी मानते हैं। स्किन्स ने का मत है कि लोक सदन का अध्यक्ष स्पीकर की शक्ति, उसकी कार्यवाही, उसकी शान के संबंध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता है। वह सदन का एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति होता है। स्पीकर की शक्तियाँ कार्य। कॉमन सभा के स्पीकर की मुख्य शक्तियाँ कार्य इस प्रकार है। लोक सदन की अध्यक्षता। स्पीकर लोक सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोलने की आज्ञा। सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले बहुत अधिक सदस्य होते हैं। सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक सदस्य को बोलने की आज्ञा प्रदान कर सके। इसलिए स्पीकर कुछ सदस्यों को बोलने के लिए बुलाता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। वह किसी भी सदस्य को किसी भी अप्रासंगिक बात पर बोलने से रोक सकता है। वह किसी भी सदस्य को संसद में संसदीय भाषा बोलने की आज्ञा नहीं देता। नियमों की व्याख्या। जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, परंतु उसका निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है। सदन में व्यवस्था और अनुशासन रखना। सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर का ही है। व्यवस्था और अनुशासन भंग होने की स्थिति में इसमें वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने अथवा सदन से बाहर निकल जाने का आदेश दे सकता है। यदि वह बाहर न जाए तो अध्यक्ष सार्जेंट की सहायता ले सकता है। सार्जेंट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन के बाहर निकाल सकता है। निर्णायक मत का अधिकार। अध्यक्ष को किसी विषय, विधेयक या अन्य विषय पर उस समय मत देने का अधिकार है जब उस पर सदन में मत बराबर हो जाए, परंतु स्पीकर इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही कम करता है। यदि उसे इस अधिकार का प्रयोग ही करना पड़ जाए तो वह कुछ पूर्व स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही करता है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है। सन 1911 के संसदीय एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी विधेयक पर वह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अंतिम है। वित्त विधेयक वह है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक प्रमाणित करते हैं। समितियों के बारे में शक्तियाँ। अध्यक्ष निर्णय करता है कौन सा विधेयक किस स्पीकर को सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति के द्वारा तैयार की गई सूची में स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। नतीजों की घोषणा। स्पीकर प्रस्ताव और विधेयकों पर सदन का मतदान करता है, परिणामों की घोषणा करता है। यदि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है तो स्पीकर यह देखता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का काफ़ी अवसर प्राप्त हो जाए। उसके बाद ही वह उस प्रस्ताव पर वाद विवाद बंद करने की अनुमति देता है। सदन का प्रतिनिधित्व। लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन से बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। सदन और राजा का मध्यस्थ होता है और लॉर्ड सभा द्वारा वित्त विधेयकों पर व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में निर्णायक होता है, और वही ब्रह्मा जगत और लोक सदन के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक। लोक सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। लोक सदन का स्पीकर इन विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की उपेक्षा करे या उसे किसी प्रश्न का उत्तर न दे अथवा पर्याप्त जानकारी न दे तो स्पीकर उस समय सदन के अधिकारों की रक्षा करता है। वह यह भी देखता है कोई सदस्य अथवा बाहर का व्यक्ति सदन को की मान मर्यादा का अपमान न करे। कंगारू समापन का अधिकार। लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता है कि प्रत्येक
विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके। इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है तो उस समय स्पीकर को अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों को चुन ले, उन पर मतदान करा दे ताकि सदन का कोई कार्य तेज गति से चल सके। लोक सदन संबंधी प्रशासन। अध्यक्ष लोक सदन का प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह लोक सदन की कार्यवाही के मुद्रण और प्रकाशन के लिए मुद्रकों और संपादकों को नियुक्त करता है। यह देखना भी उसका दायित्व है कि सदन की कार्यवाही का प्रकाशन ठीक रूप से होता रहे। सचिवालय। लोक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय होता है जिसमें सचिव, सुप्रिटेंडेंट, लेखाकरण, लाइब्रेरियन और प्राइवेट विधेयकों के निरीक्षक रहते हैं। वे स्पीकर की देखरेख में ही कार्य करते हैं। स्पीकर की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार कॉमन सभा का अध्यक्ष पद अत्यधिक प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव का पद है। गॉर्डन के शब्दों में कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद दुनिया का सबसे अधिक सम्मानीय, शानदार और भारयुक्त पद है। जैनिक का कथन है कि अध्यक्ष का प्रभाव उसकी शक्ति से अधिक है। एक पंच या निर्णायक के रूप में उसकी शक्तियाँ असीमित, अनियंत्रित, लगभग तानाशाही ढंग की है। उसके निर्णयों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे पदच्युत कर देना यही उसके विरुद्ध एकमात्र उपाय है। जहाँ तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उसके औचित्य प्रश्नों संबंधी अन्य निर्णय सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं, चाहे वे उससे सहमत हो अथवा न हो। यदि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाना असंभव मालूम पड़े तो सदन को स्थगित कर सकता है। जेनिंग्स के अनुसार अनेक शक्तियों और अनुक्तियों के वर्णन द्वारा स्पीकर की प्रतिष्ठा को ठीक तरह प्रकट करना असंभव है। परंपराओं और विचार विमर्श दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को जो सदन की अध्यक्षता करता है ऐसा गौरव, सम्मान और अधिकार प्रदान किया है जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। सदन का अध्यक्ष अत्यंत सम्मानित पदाधिकारी होता है। स्पीकर के लिए कहा जाता है कि वह कभी गलती नहीं कर सकता। सदन के अंदर उसका शब्द कानून होता है। मोनरो का कथन है, स्पीकर सदन का प्रमुख व्यक्ति है। हर्बर्ट मॉरिसन ने स्पीकर को संसद के प्रथम नंबर का व्यक्ति कहा है। जॉर्ज कोटॉक के शब्दों में, स्पीकर हमारा अधिवक्ता है, हमारे विशेषाधिकारों का रक्षक है, हमारे व्यवहार का न्यायाधीश है, हमारे प्रयत्नों का निर्देशक है। स्पीकर की स्थिति तथा पद और महत्ता के बारे में क्लिफ्टन ब्राउन ने कहा है, सदन के अध्यक्ष के रूप में सरकार का प्रतिनिधि नहीं और न ही मैं विरोधी दलों का व्यक्ति हूँ। मैं कॉमन सभा का व्यक्ति हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं सबसे पीछे बैठने वाले सदस्य का व्यक्ति हूँ। अध्यक्ष के रूप में सदन की प्रतिष्ठा चाहता हूँ और मैं इसको कायम रखूँगा। इस प्रकार अध्यक्ष के पद के साथ गौरव, शक्ति व दायित्व जुड़े हैं। अब हम स्पीकर की ब्रिटिश स्पीकर की अमेरिकी स्पीकर से तुलना करेंगे। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अध्यक्ष पद की स्थापना इंग्लैंड की परंपरा पर ही की। जिस प्रकार इंग्लैंड में निम्न सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, उसी प्रकार अमेरिका में निम्न सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। किंतु दोनों देशों के अध्यक्ष एक समान नहीं है। इंग्लैंड का अध्यक्ष यदि कम से कम बोलता है तो अमेरिका का अध्यक्ष अधिक से अधिक बोलता है। और रे के अनुसार अमेरिकी स्पीकर के पद का विकास इंग्लैंड से बहुत ही अधिक भिन्न प्रकार से हुआ है। वह दलीय संबंध से मुक्त नहीं है। अपने देशों के निम्न के अध्यक्ष होने नाते दोनों स्पीकर को कार्य और शक्तियाँ, समानताएं भी और विभिन्नताएं भी।